ईडी ने ऐश्वर्या राय बच्चन से पूछताछ क्या की, पूरा विपक्ष इसका राजनीतिकरण करने में लग गया है। आपको बताएं, ये जो पनामा पेपर्स लीक मामले में ईडी और आरबीआई समेत जो एसआईटी जांच कर रही है, हालांकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ये जांच शुरू हुई है, लेकिन अब पूरा विपक्ष इसको बदले की कार्रवाई बताकर मुद्दे को मोल्ड करने की कोशिश कर रहा है। अब इस बयानबाजी में संजय राउत कैसे दूर रह जाते हैं। अब संजय राउत भी कूदे और वो कह रहे हैं कि पूरे विपक्ष की आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है और ऐसे में ये हमारे साथ भी बीजेपी ऐसा ही कर रही थी, सरकार को गिराने की कोशिश कर रही थी, लेकिन हमारी सरकार को गिरा नहीं पाए और पूरे 5 साल चलेंगे। और उन्होंने कहा कि जया बच्चन से के लिए जो नाराजगी थी वो केंद्र सरकार उनके परिवार पर निकाल रही है। ये एक बहुत बड़ा आरोप संजय राउत की तरफ से लगाया गया है और उन्होंने कहा कि यहाँ बहुत लोग आए, बहुत लोग चले गए, तुम भी यहाँ से हट जाओगे। इस संजय राउत ने कौन सी नई बात बोल दी। सत्ता में कोई स्थायी नहीं होता। मोदी जी 2014 के पहले नहीं थे और उसके बाद अब कितने साल रहेंगे ये तो जनता तय करेगी, सरकार का काम तय करेगा। लेकिन भ्रष्टाचारियों के विरुद्ध कोई जांच ना हो, कोई कार्रवाई ना हो, ये कैसे हो सकता है। लेकिन संजय राउत बयानबाजी के लिए जाने जाते हैं और वो बयान उन्होंने दिया, सरकार को घेरा। वहीं उन्होंने अपने सरकार के जो कार्यकाल है उसमें जो घपले घोटाले चल रहे हैं और जिस तरह से महाविकास अघाड़ी सरकार का नाम ही बदलकर लोगों ने महाविकास वसूली सरकार रख दिया है, वसूली चल रही है, 100 करोड़ रुपए की वसूली के वहां पर आरोप लगे हुए हैं, उनके नेता मंत्री जेल के अंदर बंद हैं। ऐसे में संजय राउत कहते हैं कि बीजेपी हमारी सरकार को अस्थिर करना चाहती है। ये आपको बताएं, ये सीधा सब राजनीतिक जो दल हैं इनका एक सूत्री कार्यक्रम ये फंडा है कि जब कोई आरोप में घिर जाए तो ये कह दो कि साहब हमारे ऊपर तो बदले की कार्रवाई से ये काम किया जा रहा है। इसी तरह जया बच्चन जो कि अभिषेक बच्चन की मम्मी हैं और जो है ऐश्वर्या राय बच्चन जो है उनकी बहू है, वो बाकायदा राज्यसभा में चिल्ला चिल्ला कर कह रही थी कि जिस मुद्दे पर यहाँ डिबेट होनी चाहिए वो नहीं हो रही है, व्यक्तिगत रूप से हमें परेशान किया जा रहा है। और वो श्राप दे रही थी कि बहुत जल्दी जो है आपके बुरे दिन आएंगे। वो भूल गई कि ये जो श्राप है ये ऐसे लोगों का लगता है जो तपे हुए तपस्वी लोग, आध्यात्मिक लोग होते हैं। ये पीने खाने वाले, उल्टी सीधी बात करने वाले, जिनका कोई अध्यात्म से लेना देना नहीं, जिनका राम से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि वो तो भूल गई कि वो समाजवादी पार्टी से सांसद है और समाजवादी पार्टी वो पार्टी है जिसने राम भक्तों पे गोली चलाई। अब ऐसी पार्टी का जुड़ा हुआ व्यक्ति, ऐसे पार्टी का सांसद, उसका श्राप क्या काम करेगा। उसके ऊपर तो खुद ही राम जी का श्राप लगा हुआ है। ये समाजवादियों के ऊपर तो भगवान श्री राम का श्राप लगा हुआ है, जिन्होंने राम भक्तों पर, निहत्थे राम भक्तों पर गोली चलाई थी। वो अब कभी भी उत्तर प्रदेश की सत्ता में वापसी आने नहीं है। लेकिन ये कहती हैं कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में भाजपा को हार दिखाई दे रही है, इसलिए हम पे निजी हमले किए जा रहे हैं। अरे जया बच्चन जी से कोई पूछे कि जितने सर्वे हुए हैं अभी तक, विरोधी दलों के जो सर्वे हैं, एनडीटीवी हमेशा कम्युनिस्ट विचारधारा का चैनल रहा है, उसका भी सर्वे है कि योगी जी आ रहे हैं। कैसे आ रहे हैं? क्योंकि लोगों ने समझ लिया जितना काम योगी सरकार में हुआ है, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर जो काम हुए हैं, आज महिलाएं खुश हैं। स्वयं सहायता समूह में अभी इलाहाबाद में मोदी जी ने कार्यक्रम किया, 1.5 करोड़ महिलाएं उससे जुड़ी हुई हैं, 1.5 लाख महिलाओं को रोजगार मिला है, सरकारी नौकरी मिली है। तो ये जो पहली बार हुआ है, गुंडागर्दी बंद हुई है। और गुंडागर्दी में महिलाओं के साथ छेड़छाड़ी एक प्रमुख मुद्दा था, समाजवादी पार्टी में तो था नहीं है। समाजवादियों की सरकार जब थी जया बच्चन जी, उत्तर प्रदेश में लड़कियों का घर से निकलना मुश्किल था। और जया बच्चन जी अब श्राप देने वाली बन गई। तो पहले देख तो लेती कि मेरे पास कुछ है भी कि नहीं। देगा तो आदमी वही जो उसके पास कुछ होगा। हाँ, जया बच्चन जी के पास क्रोध है और क्रोध दे रही है, वो निकाल के दिखा दिया उन्होंने। लेकिन अब ये पूरा विपक्ष एक्सपोज हो चुका है। इनके 12 सांसद जो बदतमीजी करने के कारण, जो कानून का उल्लंघन करने के कारण, जो व्यवहार इन्होंने किया है संसद के अंदर, उसके कारण वो सस्पेंड है। और ये चाहते हैं कि सरकार पे किसी तरह दबाव बनाएं, प्रेशर बनाएं। कितना वहां चल रहा है कि वो गांधी जी की मूर्ति के नीचे रोज तख्ती लेकर बैठे रहते हैं, फिर वो राहुल गांधी के नेतृत्व में मार्च भी निकाल रहे हैं
और वो कह रहे हैं साहब लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, सरकार हमारे ऊपर दबाव बना रही है। आप माफी मांगेंगे नहीं और इतना काम करेंगे। आपको बता दें उपसभापति जो हैं भुवनेश्वर कालिका, इनको तो बाकायदा ये जया बच्चन ने पूरा एक तरह से ये कहें तो अभद्र भाषा में इस्तेमाल किया, जब ये कहा कि आप जो है किसको टारगेट कर रहे हैं, किसकी तरफ बीन बजा रहे हैं। ये किसको कह रही थी? अब कहावत हमने सुनी है, क्योंकि भैंस के आगे बीन बजाना बेकार होता है, तो इसका मतलब जया बच्चन क्या कहना चाहती थी? उपसभापति जी को वो क्या कहना चाह रही थी? अपमान किया है, हालांकि पूरा शब्द नहीं बोला, इसलिए उनके ऊपर कोई कार्रवाई वैसी बनती नहीं है। नहीं तो अभी तक सदन में उपसभापति को गलत बयानी करने के कारण जया बच्चन के खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती थी। लेकिन यहां संजय राउत जिस तरह से बोले, और संजय राउत हमेशा किसी ना किसी मुद्दे को लेकर हमेशा विवादों में रहते हैं, जिसको लेकर अभी अमित शाह जी गए थे और अमित शाह जी ने बाकायदा पुणे की रैली में ये क्लियर किया था कि भाई ये जो सरकार है ये तो धोखे से बनाई हुई है, और ये सरकार धोखे से बनाई तो कर क्या रहे हैं? ये 3 दलों की सरकार, तीनों अलग दिशा में चलने वाले पहिए जो कि पंचर हो गए हैं। इस पर भी वो कह रहे हैं कि साहब आपने गलत बयानी, मतलब उनको हर बात में अपनी सरकार को बचाने का तरीका ढूंढना है। जबकि जितने अभी तक के आरोप लगे हुए हैं महाराष्ट्र सरकार पर, वो किसी बीजेपी के लीडर ने कम लगाए हैं। इनके अंदर से जो इन्हीं के रहनुमा होते, इन्हीं के प्यारे होते थे, चाहे वो सचिन वजय है, शिवसेना का प्रवक्ता रहा। इसी तरह आप देखिए अब जो परमवीर सिंह जो कि पूर्व कमिश्नर थे, वो भी इन्हीं के चाहते रहे, और कांग्रेस के वो हम खास कहे जाते थे, और उन्हीं की नियुक्ति इन्होंने की है तीनों दलों की सरकार ने। आज इनके ऊपर जब आरोप लग रहे हैं तो उसको आरोपी बता रहे हैं। मतलब खुद के कर्मों से खुद की सरकार घिरी हुई है। लेकिन जब मामला कहीं खुलासे का होता है, कहीं आरोपों से घिरे हुए होते हैं, तो कह देते हैं साहब बीजेपी करा रही है। मतलब केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग सबसे ज्यादा यदि इस देश में किसी ने किया है वो कांग्रेस है। देश की आजादी के बाद से सीबीआई हो या ईडी हो या इनकम टैक्स हो, हमने देखा हमेशा जब भी चुनाव आएंगे उसके पहले जो छापेमारी होती थी कांग्रेस के शासनकाल में हुई है। और उसके बावजूद आज जो भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी की सरकार केंद्र में है, उसके कारण अगर मोदी जी इस तरह का दुरुपयोग करते जैसे कांग्रेस के टाइम में हुआ, तो बड़े बड़े कांग्रेस के लीडर और ये संजय राउत सब जेल के अंदर होने चाहिए थे। क्योंकि जब आरोप लगाना हो और फर्जी काम करना हो, तब तो जो भी उल्टा बोले सरकार के बारे में, जैसे इंदिरा गांधी करती थी, जिसने भी इंदिरा गांधी से सवाल पूछ लिया वो कहीं ना कहीं किसी तरह से या तो जेल में होता था। इस तरह के कारनामे कांग्रेस के टाइम में हुए, कांग्रेस ने ऐसा किया। लेकिन अब उनको लगता है कि मोदी सरकार भी ऐसा ही कर रही है, जैसा व्यक्ति होता है उसको वैसा ही तो दिखता है, तो इसीलिए ऐसा लगता है। अब इसीलिए संजय राउत की भाषा भी उसी तरह की है। संजय राउत जी कह रहे हैं कि हमारी दोस्ती का नतीजा देखो, हमारे साथ राहुल गांधी मिल गए हैं तो आज हिंदू और हिंदुत्व पे बात कर रहे हैं। भाई संजय राउत जी, आपसे मैं पूछना चाहता हूं कि क्या हिंदू और हिंदुत्व को उन्होंने बड़ाई की है? राहुल गांधी ने क्या कहा हिंदुत्व को लेकर के? ये कहा हिंदुत्व बड़ी अच्छी चीज है, बड़ी अच्छी आइडियोलॉजी है, मैं भी इसको अपनाऊंगा, इस तरह तो कुछ नहीं बोला। भाई राहुल गांधी जी ने तो हिंदू और हिंदुत्व का अपमान किया है। उन्होंने हिंदुत्व को गाली दी है, हिंदुत्व को हिंसावादी कहा, हिंदुत्व को उन्होंने झूठ वाला कहा, सत्य और असत्य बता दिया तो असत्य बता दिया उन्होंने हिंदुत्व को। तो हिंदुत्व को गाली देने वाले राहुल गांधी, कांग्रेस, आप उनके समर्थन से सरकार चला रहे हो और आप लोगों को मिसगाइड कर रहे हो ये कहकर कि राहुल गांधी आपकी वजह से हिंदुत्व पे आ गया है। हिंदुत्व पे जब मानेंगे जिस दिन वो पूरा जो ब्राह्मण और गोत्र बना रहे हैं ना, बता रहे हैं, मोदी जी की तरह कुछ करके दिखाएं, और जहां जहां उनकी सरकारें हैं उन राज्यों में हिंदुत्ववादी विचारधारा के तहत कानून बनाएं, मंदिरों की सुरक्षा के लिए कानून बनाएं, मंदिरों को मुक्त करें, और साथ में ऐसा ही काम करें जैसे मोदी जी जाते हैं, सब पूजा पाठ करते हैं, विचारधारा को अपनाते हैं, क्रिसमस डे ना मनाएं और तुलसी पूजन करें उस दिन, रक्षाबंधन वाले दिन राखी बंधवाए और दीपावली वाले दिन दीपावली मनाए। लेकिन राहुल गांधी तो ऐसा करते नहीं है। राहुल गांधी को आप देखना, अभी नया साल आ रहा है, विदेश भाग जाएंगे, दीपावली आएगी विदेश चले जाएंगे, जब भी कोई हिंदू त्योहार आएगा वो यहां होते ही नहीं, क्योंकि उनके पीछे दिमाग में पूरा
एक शातिराना साजिश पहले से तैयार रहती है कि अगर यहां रहूंगा तो कोई मीडिया वाला पर्सन कभी सवाल उठा सकता है, भाजपा सवाल उठा सकती है कि राहुल गांधी दीपावली के दिन लक्ष्मी पूजन क्यों नहीं कर रहे, रक्षाबंधन पे वो राखी क्यों नहीं बंधवा रहे। तो वो बड़ी चालाकी से करते ये हैं कि जो भी हिंदू त्यौहार आता है उसके पहले विदेश यात्रा बुक कर देते हैं और विदेशों में बैंकॉक और कहां घूमने चले जाते हैं। सवाल ही नहीं उठाएंगे, बाद में आएंगे। इसी तरह आप देखिए, किसान आंदोलन चलता रहा, यहाँ चलवाया किसान आंदोलन, किसानों को भड़काया, उनके बीच बैठे, विदेश चले गए। तो ये जो है ट्रेंड है, और जिसको संजय राउत बड़ाई के तौर पे कह रहे हैं कि हमारी दोस्ती के कारण राहुल गांधी हिंदुत्ववादी बन गए, वो कहाँ से हिंदुत्ववादी बन गए? एक कोट के ऊपर जनेऊ डालने से या एक तिलक लगाने से कोई हिंदू नहीं बन जाता, उसकी एक आइडियोलॉजी को जीवन में धारण करना पड़ता है। मोदी जी का मजाक बना रहे थे, वो गंगा स्नान का मजाक बना रहे थे, वो कह रहे थे साहब कैमरे में अकेला नहा रहे थे। अरे भाई आप डुबकी लगा के दिखाओ इस तरह से। आप जरा, मोदी जी ने जितने मंत्र काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के उद्घाटन के दिन शिव मंदिर में बैठ करके किए, बाबा भोलेनाथ के मंदिर में पंडित जी के साथ साथ बोले, राहुल गांधी को मैं चुनौती देता हूं, अगर 1/4 मंत्र भी इस तरह से बोल दें जो पंडित जी ने पूजा पाठ के टाइम बोले, तो मैं मान लूंगा कि राहुल गांधी मोदी जी के सामने कहीं चुनाव लड़ने की, चुनौती देने की स्थिति में है। लेकिन उनका कोई लेना देना हिंदू और हिंदुत्व से नहीं है। उनका एक ही मकसद है, हिंदू और हिंदुत्व को अपमानित करो, नीचा दिखाओ। किसी और धर्म के बारे में तो नहीं बोलते, हिम्मत भी नहीं है, क्योंकि वो वोट बैंक है, ये इनकी विचारधारा है। हिंदू को टारगेट करो, हिंदुत्व को गाली दो और हिंदू आतंकवाद कहो। अभी आप देखिए, कांग्रेस के जो सांसद है पंजाब के, एक ने ये जो लिंचिंग हुई, गरीब एक भिखारी को मार डाला गया, उसको वो कह रही हिंदू आतंकवाद। तो ये कोई मौका चूकते नहीं है कांग्रेस वाले, और संजय राउत इनकी बड़ाई कर रहे हैं, क्योंकि सारा जो है ना विपक्ष ये एकजुट हो गया है डर की वजह से। डर की वजह से ही झुंड में हो जाते हैं कि भाई मोदी जी ने आज इसके खिलाफ किया, कल तेरे खिलाफ होगा, सारे एक हो जाओ। तो जया बच्चन जी, अच्छा होगा जया बच्चन जी के लिए कि वो जो जांच चल रही है उसमें अपने आप को, अपनी बहू बेटे को निर्दोष साबित करने के लिए वहां सबूत दें। इसमें संजय राउत जी या कोई भी हो, जो होगा वो फंसेगा। और अभी तो संजय राउत जी देखेंगे कि बॉलीवुड के कई नाम उसमें आने वाले हैं, और महाराष्ट्र की सरकार, जैसा हमने देखा है कि बॉलीवुड के सितारों के ऊपर जब भी कभी कोई बात आएगी इनको दर्द होता है, पता नहीं क्यों। ये जवाब तो संजय राउत को देना है। वंदे मातरम।